नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म डीटीएल पर। मेरा नाम निहाल सिंह ठाकुर है और इस वीडियो में काफी इंटरेस्टिंग डिस्कशन हम करने वाले हैं। ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने ये खुलासे किए हैं, काफी गंभीर उसमें आरोप लगाए गए हैं अंग्रेजों के ऊपर, खासकर कि उन्होंने इंडिया को किस तरीके से लूटा था और उसके असर आज भी आप कहीं ना कहीं इसको ट्रेस कर सकते हो कि ये जो गरीबी का कारण है इंडिया में, वो कहीं ना कहीं जो कॉलोनियल पीरियड था वो तो था ही है, और आज भी कई सारी दुनिया की जो इंस्टीट्यूशंस है वो किस तरीके से इसी पीरियड के अंदर जो इनकी पॉलिसीज थी उसी का परिणाम थे। कई सारे गंभीर आरोप लगाए गए हैं इस रिपोर्ट में बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के ऊपर। वो सारी बातें हम यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना, इसको लाइक करना और अपने ओपिनियन भी कमेंट में आप जरूर बताना कि क्या आप इसके बारे में सोचते हैं। तो डिटेल से डिस्कस करेंगे कि कैसे ब्रिटिशर्स ने भारत को लूटा और कितना लूटा, उसके आज क्या परिणाम है, अगर वो पैसा आज होता तो इंडिया कहां पर होता। सारी बातें आपको जानने को मिलेंगी, डिटेल से इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप देखो, एक इंटरेस्टिंग घटना हुई थी, अभी कोल्ड प्ले का कॉन्सर्ट हुआ था मुंबई के अंदर, और वहीं पर उन्होंने क्या करा था कि हमारे जो फोरफादर्स थे, यानी कि कोल्ड प्ले आपको पता होगा, आपका यूके का बैंड है शायद, उनके जो लीड आर्टिस्ट थे क्रिस मार्टिन, वो ब्रिटिशर हैं। तो उन्होंने माफी मांगते हुए बोला कि हमने कई सारी गलतियां की थी कॉलोनियल पीरियड के टाइम पर, उसके लिए माफी मांगता हूं और साथ में इंडियंस को मैं धन्यवाद भी देता हूं कि उन्होंने हमें माफ कर दिया इतने बड़े अपराध करने के बाद भी। तो मेरे हिसाब से ज्यादातर लोगों ने तो उनको माफ नहीं करा, लेकिन फिर भी उनको अगर ऐसा लगता है तो ठीक है। चलिए अब इस रिपोर्ट के बारे में थोड़ा सा डिटेल से देखते हैं। इस रिपोर्ट में ऐसा बोला गया है कि ये जो रिपोर्ट आई है उसमें उसके हिसाब से लगभग $65 ट्रिलियन के आसपास जो अमाउंट है वो अंग्रेजों के द्वारा इंडिया से लूटा गया था, जो अपने आप में ह्यूज अमाउंट है। अगर आप इंडिया की इकोनॉमी अगर आप देखोगे तो वो अभी हम 3, साढ़े 3, $4 ट्रिलियन के आसपास है, तो उससे कई ज्यादा, कई गुना ज्यादा अमेरिकन और चाइनीज इकोनॉमीज को दोनों को आप मिला दोगे तो उससे भी ज्यादा का ये क्या है अमाउंट है, जो अपने आप में दिखाता है कि अंग्रेजों ने किस कदर भारत को लूटा था। वाकई में हमारा देश क्या था, सोने की चिड़िया था। तो कॉलोनियलिज्म के जो पीरियड था 1765 से 1900 के बीच में, लगभग 130-135 साल का जो पीरियड था, उसमें इतना अमाउंट ये लूट कर हमारे से ले गए थे। अब इसमें से जो लगभग 33 या फिर 34% जो आपका 34 ट्रिलियन डॉलर है, वो ब्रिटेन के अंदर जो टॉप 10% रिचेस्ट लोग हैं उनकी जेब में गया था, ये इस रिपोर्ट में बताया गया है। प्लस अगर इस पूरे पैसे को आप 50-50 के जो पाउंड्स हैं उनमें कन्वर्ट कर दोगे तो इससे पूरा जो लंदन शहर है 4 बार कवर किया जा सकता है, इतना अमाउंट अपने आप में था। तो ह्यूमंगस अपने आप में क्या थी, ये अमाउंट था, और इससे ये सारी बातें इस रिपोर्ट में बताई गई है। अब आप सभी जानते हैं कि स्विट्जरलैंड के अंदर एक सिटी है दावोस, उसका नाम आपने सुना होगा। वहां पर हर साल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की क्या होती है, मीटिंग होती है हर साल के शुरुआत में। तो उसकी जो एनुअल मीटिंग थी उसमें एक रिपोर्ट रिलीज की जाती है हर साल, जिसका नाम है ग्लोबल इनइक्वालिटी रिपोर्ट। उसी रिपोर्ट में एक पार्ट के रूप में इंडिया के बारे में कैसे ये लूटा गया अमाउंट इसमें डिटेल से बताया गया है। तो काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको जानने को मिलेंगे, इसके बारे में हम देखते हैं। इस रिपोर्ट का नाम आप याद रखना, टेकर्स नोट मेकर, और किसके द्वारा रिलीज की गई है, ऑक्सफैम के द्वारा। क्या पता किसी एग्जाम में आपसे इससे क्वेश्चन बन जाए, है ना। साथ में इन्होंने एक अपनी रिसर्च में ये बात क्लेम करने की कोशिश करी है कि जो इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन है आज के टाइम पे, बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, ये भी कहीं ना कहीं जो कॉलोनियलिज्म था उसी का परिणाम है। उसके टाइम पे इनके द्वारा जो पॉलिसीज फॉलो की गई थी उसी का परिणाम है कि आज भी कई सारे देश बहुत ज्यादा पिछड़े हैं, और कुछ एक ऐसी कंपनीज, कुछ एक ऐसे देश हैं जो बहुत ज्यादा पावर को कॉन्सेंट्रेट करके बैठे हुए हैं। जैसे आपने बड़ी बड़ी अमेरिकन कंपनीज को देख लो, या फिर जो ब्रिटिश कंपनीज हैं, कई सारी कंपनीज हैं जिनके पास बहुत ज्यादा पावर्स हैं, ठीक है। अब इनमें क्या बताया, जो लूट हुई थी, प्लंडर इज शेपिंग द मॉडर्न वर्ल्ड, यानी कि सबसे पहली बात इस रिपोर्ट में बताई गई कि जो अंग्रेजों के द्वारा या फिर जो कॉलोनियल पावर्स थे उनके द्वारा उस समय जो लूटा गया था अमाउंट था, उसी से आज का जो मॉडर्न वर्ल्ड है वो भी शेप कर रहा है। वो कैसे, उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। क्योंकि उस समय जो इनइक्वालिटीज थी और जो लूट इनके द्वारा की गई थी, उसमें आज भी क्या रहे, मॉडर्न लाइफ उसमें आज भी उलझे हुए हैं। आज भी कई सारे देश आप देखोगे, हमने ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ की हम बात करते हैं। जो ग्लोबल साउथ कंट्रीज हैं उसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया, आप उसको जाकर देख सकते हैं, एक बार रेफर कर सकते हैं। तो उसमें जो ग्लोबल साउथ के देश है, खासकर आपके एशिया के कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज और जो आपकी साउथ अमेरिकन कंट्रीज है, वो आज भी उससे जूझ रहे हैं, उससे आज भी परेशान है। और उसमें डीपली इनइक्वल वर्ल्ड, या फिर हम कहें डीपली अनइक्वल वर्ल्ड को बनाने में कहीं ना कहीं जो कॉलोनियल पावर्स थी उनका जिम्मेदारी है। और इससे एक डिवीजन बना था उस समय, जो किस पर बेस्ड था, रेसिज्म पर था, जिसमें इनका काम था कि सिस्टमेटिकली जो गरीब देश हैं, जो कॉलोनीज हैं, वहां से क्या करना है, वेल्थ को एक्सट्रैक्ट करना है और अपने देशों में, यानी कि जो ग्लोबल नॉर्थर्न कंट्रीज है, खासकर यूरोपियन देश, वहां पर ले जाकर उसको
छोड़ देना है। तो इससे क्या हुआ, सिस्टमेटिक तरीके से ये देश पिछड़ते गए और जो ऊपर वाली कंट्री थी लगातार अमीर होते गए और इसका फायदा उन्होंने आज भी वो उठा रहे हैं। उसके अलावा इनके द्वारा जो अमाउंट लूटा गया था वो बहुत ज्यादा ह्यूज था, हम ऑलरेडी बता चुके हैं इसके बारे में। कितना था, लगभग 65 या 64 ट्रिलियन डॉलर के आसपास। उसमें से 33 या 34 ट्रिलियन डॉलर के आसपास तो जो टॉप 10% रिचेस्ट पीपल है ब्रिटेन के, उनके द्वारा लूटा गया था। बाकी का भी आप देखोगे तो वो क्या था, बाकी के जो आपके अदर कॉलोनियल पावर्स थे या फिर अलग लोग थे उनके द्वारा लूटा गया था। ये लंदन शहर का फोटो है, अपने आप में एक दुनिया की क्या है, बहुत बड़ी मेट्रोपॉलिटन या कॉस्मोपॉलिटन सिटी है। ऐसा कहा गया था, मैंने आपको पहले ही बताया कि पूरे जो अमाउंट था अगर आप उसको 50-50 पाउंड के नोट में कन्वर्ट करोगे और पूरे शहर को ढकने की कोशिश करोगे तो 4 बार लंदन शहर को उससे ढका जा सकता है, इतना ये अमाउंट था। इसके अलावा इसमें जो वेल्थ के ट्रेसेस थे वो आपको जानने को मिलते हैं और ऐसा बताया गया है कि आज के टाइम पर जो ब्रिटेन की जो रिचेस्ट फैमिलीज है, आप इस तरह के आप देखते होंगे, जो अंग्रेज के राजा रानी महारानी, आप कई सारे जो बिलियनियर्स और देखते हो, वो कहीं ना कहीं जो उस समय जो स्लेव्स थे उनके द्वारा जो काम करवाया गया था उसी का ही क्या है, एक तरीके से फल है। और वो देखो आप, जो ट्रेस देयर फैमिली वेल्थ बैक टू स्लेवरी एंड कॉलोनियलिज्म। तो आज के टाइम पर जितने भी रईस आपको दिखते हैं अंग्रेजों के रूप में या फिर इंग्लैंड में, वो कहीं ना कहीं कॉलोनियलिज्म का ही उनको क्या मिल रहा है, फायदा मिल रहा है। इसके अलावा ग्लोबल साउथ डिवीजन के ऊपर भी इसमें कई सारी इंपॉर्टेंट बातें की गई हैं इस रिपोर्ट में और बताया गया है कि जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है, कई सारी बड़ी बड़ी कंपनीज आपने सुना होगा जैसे एप्पल, फेसबुक वगैरह, या फिर इनका एग्जाम्पल मत लो आप, जो यूरोपियन कंपनीज है उनका एग्जांपल ले सकते हो। उनका ऑफन ऑक्यूपाइंग मोनोपोली और नियर मोनोपोली पोजीशंस कंटिन्यू एक्सप्लॉइट वर्कर्स इन द ग्लोबल साउथ। इनका कोशिश होती है कि जिस भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जैसे कार बना रहे हैं तो इनकी कंपनी सबसे बड़ी हो जाए और इनका काम होता है जो ग्लोबल साउथ कंट्रीज होती है वहां पर जाना और वहां के वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करना और अपनी कंपनी को बहुत ऊपर तक ले जाना और सस्ते लेबर्स पर इनको काम कराना और फिर उनको ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लॉइट करना और अपना फायदा चमकाना और अपनी कंपनी का नाम चमकाना। ये सारा का सारा क्या करते हैं, इनका काम करते हैं। और पर्टिकुलरली जो वुमेन वर्कर्स होती है इनको बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया गया था, इस रिपोर्ट में यह बात की गई है। और इनका काम होता था जो ब्रिटिशर्स या फिर जो गोरे शेयर होल्डर्स थे उनकी कंपनी को लाभ पहुंचाना, नुकसान किसी को हो, जो आपके गरीब देश है उनको नुकसान हो, इनसे इसको कोई मतलब नहीं होता। इसके अलावा इसमें ग्लोबल सप्लाई चेन्स की भी बात की गई इस रिपोर्ट में और बताया गया है कि आज के समय पर जो ग्लोबल सप्लाई चेन्स है वो कहीं ना कहीं जो आपका कॉलोनियल टाइम पर चीजें थी उसी को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की जाती है। और इसमें साउथ नॉर्थ जो वेल्थ एक्सट्रैक्शन था वो साफ साफ क्लियर दिखता है। मैंने आपको ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ की बात बताई है। और सप्लाई चेन्स में भी जो वर्कर्स है आजकल आपको जो गरीब देश है उनके अंदर मिलेंगे और उनके जो उपभोक्ता है, कंज्यूमर्स हैं, वो आपको बड़े बड़े देशों में मिलेंगे। और एक तरीके से ये जो पुअर कंट्रीज हैं या फिर पुअर कंट्रीज हैं उनके अंदर जो इनके वर्कर्स हैं उनको ठीक से काम करने की दशाएं भी नहीं मिलती है। इसके अलावा उनको उनके जो खुद के फंडामेंटल राइट्स हैं उनसे छीना जाता है, बेसिक अम्यूनिटीज नहीं जाती गंदी। जैसे आपने बांग्लादेश का एग्जांपल सुना होगा, वहां पर बड़ी बड़ी कंपनीज के क्या है कपड़े वगैरह बनाए जाते हैं, जैसे एडिडास वगैरह है, वो उनको बनाने के लिए एक बेसिक जो पे होता है वो इतना कम है कि उससे उनका अगर यूरोपियन कंट्रीज में वो हो तो उनका एक टाइम का नाश्ता भी ना निकले। तो इस तरीके से उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है और उसका मिसयूज किया जाता है। ये सेम चीज इंडिया के बारे में भी लागू होती है और इसका साफ साफ क्या दिखता है, इसका असर आपको लोअर वेजेस के रूप में दिखता है। और ऑक्सफोर्ड इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि जो वेजेस है ग्लोबल साउथ कंट्रीज यानी कि जो गरीब देश है उनमें वेजेस इतनी कम है कि बिटवीन 87% एंड 95% लोअर देन वेजेस इन ग्लोबल नॉर्थ फॉर वर्क इक्वल स्किल। यानी कि अगर कोई एक काम, जो सेम काम अगर आप किसी अमीर देश में करोगे या फिर किसी यूरोपियन कंट्रीज में करोगे तो उसकी तुलना में आपको 90% के आसपास कम इसका रेम्यूनरेशन मिलेगा। ये बात इसमें बताई गई। तो ये दिखाता है कि कितने गंदे तरीके से एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था और आज भी वो कंटिन्यू है। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी आईटी फर्म्स इंडिया में आकर क्या करती है, अपने बिजनेसेस करती है और बहुत सस्ती कीमत पर हमारी जो स्किल्ड वर्कफोर्स है उनको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करती है। इसके अलावा जो लार्ज मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है वो क्या करती है, डोमिनेट करती है ग्लोबल सप्लाई चेन्स को, जिसका फायदा क्या होता है, हम ये फायदा उठाते हैं हमारे जो सस्ता चीप लेबर है, मैंने आपको ऑलरेडी एग्जांपल दिया आईटी फर्म्स का, उनका, और साथ में हमारे जो रिसोर्सेस हैं, हमारा जो वैल्यूएबल रिसोर्सेस हैं उनका इस्तेमाल करते हैं और अपने देशों की कंपनियों को क्या करते हैं, फायदा पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ये बड़ी बड़ी कंपनीज के आप नाम यहां पर देख सकते हैं। इसके अलावा इंडिया से जो मनी एक्सट्रैक्ट करी गई है इसके बारे में भी इन्होंने कई बातें बताई हैं जिनमें हम थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। मैंने अमाउंट कितना था पहले ही बता दिया और इसके बेनिफिशियरी कौन थे। तो इसके जो भी बेनिफिशियरी थी वो कॉलोनियल टाइम पर वहां के जो अंग्रेज के जो मिडिल क्लास के लोग थे वो थे ज्यादातर, और आज के टाइम पर जो मिडिल क्लास है वो कहीं ना कहीं उनके क्या है,
इन्हीं के जो पूर्वज थे वो इनको उससे क्या हुआ था, लाभ हुआ था। इसके अलावा आफ्टर द रिचेस्ट 10%, यानी कि जो 10% लोग हैं सबसे रईस अंग्रेज, उनको 52% इन्होंने जो धन लूटा था उसका फायदा मिला था। बाकी जो न्यू मिडिल क्लास आज के टाइम की है, उन्होंने भी लगभग 32% शेयर को अपने हाथ में कंट्रोल करने की कोशिश की थी और कंट्रोल कर लिया था। इसके अलावा इंडिया से जो मनी एक्सट्रैक्ट करी थी वो बहुत ज्यादा थी। एक टाइम पर अगर आप देखोगे तो ये सब कॉन्टिनेंट का पूरा मैप था, यानी कि पूरा का पूरा एक डिवीजन माना जाता है एक ज्योग्राफी के हिसाब से। तो उसमें 70-50 के आसपास अगर आप देखोगे तो पूरा जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट था, ग्लोबल सप्लाई चेन में उसका जो इंडस्ट्रियल आउटपुट था वो 25% के आसपास था, जो बाद में इन्होंने इस तरीके से अपनी सिस्टमेटिक पॉलिसी या फिर इस तरीके से पॉलिसीज को बनाया कि इंडिया को क्या बना दिया, इंपोर्टर बना दिया। इंडिया पहले क्या था, एक्सपोर्टर था, और पूरे दुनिया का लगभग 25% ग्लोबल इंडस्ट्रियल आउटपुट सिर्फ इस पूरे एरिया से जाता था, इंडियन सबकॉन्टिनेंट से। 1900 के आसपास ये घटकर मात्र 2% के आसपास हो गया, यानी कि एक सोने की चिड़िया जैसे देश को इन्होंने बहुत ज्यादा गरीब बनाकर छोड़ दिया था। तो ये इस रिपोर्ट में साफ साफ बताया गया था। इसके अलावा ब्रिटेन ने कई सारी ऐसी पॉलिसीज लगाई एशियन टेक्सटाइल मार्केट पर, और जो आपके जैसा आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि सिस्टमेटिक तरीके से कैसे इन्होंने इंडिया को लूटा था, प्लस कैसी पॉलिसीज बनाई थी, एग्रेरियन पॉलिसीज होगी, चाहे फिर ट्रेनों का विस्तार करना, कई सारी चीजें हैं जो आपने हिस्ट्री में पढ़ी होगी, और वहां से धन को लूटा था भारत के। इसके अलावा भारत के मनी से रिलेटेड और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है ब्रिटेन की, वो आज के समय में अपने जो रिच शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए काम करती हैं कॉलोनीज में। आज के टाइम पर भी सेम चीज होती है, बड़ी बड़ी कंपनी आती है, इंडिया जैसे छोटे छोटे देशों में काम करती है, सॉरी इंडिया जैसे जो आपकी डेवलपिंग कंट्रीज है उसमें काम करती है, अपना उनका एक्सप्लॉयटेशन करती है, और वहां से सारी मनी या फिर सारा का सारा जो प्रॉफिट्स है वो ले जाकर अपने देशों में छोड़ देती है। तो ये बात इस रिपोर्ट में भी बताई गई है। प्लस दे एंगेज्ड इन लैंड डिस्पोजेशन, वायलेंस एंड मर्जर्स एंड एक्विजिशन। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी कंपनीज, जैसे आपने देखा फ्लिपकार्ट एक इंडिया का बहुत अच्छा क्या था, स्टार्टअप था, उसको एक्वायर कर लिया था वॉलमार्ट ने। इसी तरह बड़ी बड़ी जो अमेरिकन कंपनीज है वो कोशिश करती है कि इंडिया के अंदर जो भी अच्छे अच्छे नए नए स्टार्टअप्स है जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको लालच देकर कैसे भी मर्जर्स एंड एक्विजिशन कर लिया जाए, उनको खरीद लिया जाए, और पूरा उनका जो ग्लोबल डोमिनेशन है अलग अलग व्यापार के ऊपर वो बना रहे। ये बात पहले भी थी और आज भी क्या है, इसको जारी रखने की ये कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा स्लेवरी के ऊपर भी इन्होंने अपना पॉइंट दिया है, इसमें अपनी रिसर्च में बताया है कि 1830 से लेकर 1920 के बीच में लगभग 3.7 मिलियन यानी कि लगभग 37 लाख के आसपास इंडियन, चाइनीज, अफ्रीकन, जापानीज और मेलेनेशियन जो वर्कर्स थे या फिर जो स्लेव्स थे उनको ले जाया गया था अलग अलग देशों के अंदर, और वहां पर काम कर रहे थे, उनको ट्रांसपोर्ट किया गया था। वहां की जो माइंस है और जो प्लांटेशन है, वहां के जो बगीचे उनमें ट्रांसपोर्ट किया गया था, और उनको बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया गया था। उनको अच्छी कंडीशंस नहीं दी गई थी, रहने के लिए अच्छा घर नहीं होता था, खाने के लिए व्यवस्थाएं नहीं होती थी। उनकी मेहनत से इस तरीके के जो डेवलप्ड वर्ल्ड है उसको बनाने में इन्होंने इनका खून पसीने का इस्तेमाल किया था। ये बात ऑक्सफैम की रिपोर्ट में साफ साफ यहां पर इन्होंने एक्सेप्ट करी है। इसके अलावा जो रिच वर्सेस पुअर की जो खाई है आज हम देखते हैं हमारे देशों में, वो कहीं ना कहीं जो कॉलोनियल पीरियड है उसी का ही परिणाम है, क्योंकि उस समय अगर आप देखोगे जो वेल्थ एंड पॉलिटिकल पावर कंटिन्यू टू बी कॉन्सेंट्रेटेड अमंग द रिचेस्ट पीपल। तो जो ग्लोबल साउथ कंट्रीज है, अगर आपने देखा होगा कि इन्होंने ऐसी पॉलिसीज बनाई थी कि अपने जैसा, मतलब जैसे इंडिया के बारे में ऐसा बोला जाता ना, हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि इन्होंने काली चमड़ी वाले अंग्रेज बना दिए थे, यानी कि सोच से तो वो क्या थे, अंग्रेज थे, लेकिन स्किन कलर के मामले में वो इंडियन जैसे दिखते थे। लेकिन एक्चुअली में उन्होंने क्या कर दिया था, अपने सपोर्टर्स का एक तमगा खड़ा कर दिया था जो उन्हीं की पॉलिसी को यहां पर कंटिन्यू कर रहे थे। तो इसी को यहां पर इस बात में या फिर इस रिपोर्ट में हाईलाइट किया गया है कि वो लोग ऐसे थे, रहते तो अपने देश में थे, लेकिन वो अंग्रेजों का क्या करते थे, गुणगान करते थे। और यही चीज आज भी देखी होगी आपने, कई सारे जो लिबरल्स हैं, कई सारे ऐसे लोग आपने देखे होंगे जो बहुत ज्यादा इस तरीके के देशों की जो पॉलिसीज है उनको सपोर्ट करते हैं कैपिटलिज्म के नाम पर। लेकिन खास सही बात क्या है, वो लगातार हमको एक्सप्लॉइट करती है। खुद के या फिर उनके जो सपोर्टर्स होते हैं उनके तो ऐसे घर होते हैं, लेकिन जो वर्कर्स होते हैं वो लगातार जो पॉवर्टी के जो जाल है उसमें फंसे रहते हैं और अंत में जाकर खत्म हो जाते हैं। तो इस तरीके की बातें यहाँ पर की गई है। इसके अलावा उन्होंने कोशिश करा, उसमें रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि सिस्टमेटिक तरीके से इनके कल्चर को अटैक करने की कोशिश की जाती थी। इनकी जो भी सभ्यता है, संस्कृति है, उसको खत्म कर एक सेम संस्कृति बनाने की कोशिश की गई थी। जैसे इंग्लिश को इन्फोर्स करने की कोशिश की गई थी अंग्रेजों के द्वारा, ये इसमें एग्जाम्पल यहाँ पर दे सकते हैं। प्लस इन्होंने ये भी एक डेटा दिया है कि कोलोनियलिज्म के टाइम पर जो इसका जो फ्रूट है, फ्रूट फ्रॉम द पॉइजन ट्री, जो कोलोनियलिज्म के बाद जो चीजें मिली हैं वो एक तरीके से एक जहर के क्या है,
पॉइजन जो ट्री है उसी के क्या है फल है, और इसका जो रिजल्ट है वो भी जहरीले फलों के रूप में मिलेगा। और इसमें दिखा है कि जो ओनली 0.14% ऑफ इंडियाज मदर टंग्स आर यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड 0.3% आर टॉट इन द स्कूल, यानी कि हमारी जो मदर टंग्स हैं वो लगातार विलुप्त होती जा रही है। ये एक बहुत अच्छा डेटा इन्होंने इस्तेमाल करने की कोशिश करी है कि जो इनइक्वालिटी है हमारे देश में वो तो बढ़ी रही है, प्लस सिस्टमेटिक तरीके से हमारे कल्चर पर भी इन्होंने इस तरीके से हमला किया था, और आज उनका वो जो हमला है वो कंटिन्यू है। इसका परिणाम ये है कि जो भारत की देसी बोलियां हैं वो लगातार विलुप्त होती जा रही है और उनका नंबर लगातार कम होता जा रहा है। जैसे इंडिया में जो आपके ओरिजिनल डायलेक्ट्स को बोलने वाले जो लोग हैं लगातार कम होते जा रहे हैं, उनका कुछ नंबर इन्होंने दिया है। प्लस जो अलग अलग हमारे देश के अंदर जो लैंग्वेजेस हैं उनमें भी अंग्रेजी को ही ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, ये बात इस रिपोर्ट में बताई गई है। अगला है डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी थी वो उसने भी बहुत अच्छे से काम किया है, और उसको इन्होंने क्या करा था, किसी भी देश में कई सारे डिविजन्स बना दिए थे अलग अलग नाम पे, चाहे वो कास्ट के नाम पर हो, रिलीजन के नाम पर हो, जेंडर के नाम पर, सेक्सुअलिटी, लैंग्वेज या फिर ज्योग्राफी। और इसका परिणाम आज भी आपको देखने को मिलता है कि हमारे देश के अंदर ही कई सारे लोग इन छोटे छोटे मुद्दों पर लड़ाई करते रहते हैं, और इसका बीज कहीं ना कहीं कहां पर हुआ था, कॉलोनियल पीरियड में। ये बात इस रिपोर्ट में साफ साफ बताई गई है। इसके अलावा इस रिपोर्ट में कॉलोनियल टाइम पर जो अंग्रेज थे वो एक तरीके से कैसे इन्होंने ड्रग पुशर का काम किया था और कैसे ड्रग के प्रोडक्शन को बहुत ज्यादा फोकस किया था। इसका परिणाम यह है कि आज पंजाब, मणिपुर जैसे कई सारे हमारे इंडियन स्टेट्स, उनका रिजल्ट देख हम सकते हैं, क्योंकि वहां पर अगर ओपियम वॉर नहीं हुआ होता, अफीम को लगातार बढ़ावा इनके द्वारा नहीं दिया जाता, तो हो सकता था कि आज तस्वीर कुछ और होती। हमारे देश में ड्रग्स की जो प्रॉब्लम है वैसे तो इतनी नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अगर है तो उसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं हम अंग्रेजों के ऊपर डाल सकते हैं। इसके अलावा मैंने यहां पर बता दिया, ओपियम प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल स्केल पर किया जाता था, जो आज जिसका मिसयूज होता है और आम जनता तक भी उसकी पहुंच हो चुकी है। इसके अलावा बायोपायरेसी के ऊपर भी इन्होंने बताया था। आपने सुना होगा हमारा आयुर्वेद अपने आप में, उसमें कई सारी ऐसी बातें हैं, कई सारे रोगों के इलाज हैं जो वर्षों, हजारों वर्षों से हमारे देश में चले आ रहे हैं। तो कई सारी चीजों को इन्होंने क्लेम किया था, इसी को क्या बोलते हैं, बायोपायरेसी कहते हैं, है ना। तो बायोपायरेसी का सबसे बेस्ट एग्जांपल इन्होंने यहां पर दिया है। एक अमेरिका की एक कंपनी हुआ करती थी नीमैक्स, इसने क्या बनाया था, जो नीम के जो आपके होते हैं ना, नीम के एक उस पे फल आता है, उसमें उसकी जो गुठलियां हैं उससे एक ऑयल बनता है, उसका जो एक्सट्रैक्ट होता है उससे उन्होंने एक क्या बनाया था, एक तरीके से एक दवाई बनाई थी। उसको इन्होंने बोला था कि ये हमारा इनोवेशन है, और उसको वो क्या कर रहे, आईपीआर यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट घोषित करवाने के लिए उसमें पेटेंट लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बाद में उसको रिजेक्ट कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि ये लिखा हुआ है कि 2000 सालों से इंडिया में जो नीम है और नीम से बने जो प्रोडक्ट्स हैं उनका इस्तेमाल हो रहा है। 2000 साल के तो हमारे पास क्या रिटर्न एविडेंसेस हैं, कई सारे हमारे ग्रंथ हैं जिनमें ये बात लिखी हुई है। तो बाद में फिर रिजेक्ट हो गया था। तो इन्होंने कोशिश करी थी कि बायोपायरेसी करने की, इंडिया का जो नॉलेज है उसको ये अपने कमर्शियल फायदे के लिए यूज करना चाहते थे, और आज भी कई सारी कंपनीज ये चीज करती है। इसको ऑक्सफैम की जो रिपोर्ट है उसमें एक्सेप्टेंस मिली है। इसके अलावा इन्होंने कई सारे देशों के अंदर जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनको इस कदर एक्सप्लॉइट करा कि आज उसका परिणाम हमें क्लाइमेट ब्रेकडाउन के रूप में देखने को मिल रहा है। जो कई सारे आपने देखा होगा एशियन कंट्रीज, जो आपकी जो अरबियन कंट्रीज है, वहां पर जो फॉसिल फ्यूल्स है उनको बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया गया। बाद में इन जो फॉसिल फ्यूल्स है इसका डेवलपमेंट इन्होंने अपने देश के डेवलपमेंट में उसका इस्तेमाल करा, और अपने देश में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दी, इस तरीके का पोल्यूशन किया, और आज उसका खामियाजा पूरी दुनिया के अंदर क्लाइमेट ब्रेकडाउन के रूप में देखने को मिल रहा है। कहीं पर आग लग रही है, कहीं पर तूफान आ रहा है, कहीं पर ज्यादा ठंड हो रही है, कहीं पर ज्यादा बारिश हो रही है। तो ये सारी के सारी जो जिम्मेदारी है कहीं ना कहीं इन अमीर देशों की या फिर कॉलोनियल पावर्स की है। इसके अलावा 59 मिलियन डेथ्स के बारे में यहां पर बताया गया है कि जो ऑक्सफैम की रिपोर्ट है उसमें यह बात बताया गया है कि इन्होंने किस तरीके से इनकी पॉलिसीज की वजह, जो ब्रिटिश रूल हुआ था उस टाइम पीरियड के दौरान लगभग 59 मिलियन या फिर उससे भी ज्यादा लोगों की इंडिया में अंदर डेथ हुई थी। प्लस इनकी पॉलिसीज की वजह से जो ऑटोमन एम्पायर है वो और इंडिया, इन दोनों का विभाजन भी हुआ था, इंडिया से पाकिस्तान बना था। तो इस तरीके से इनकी जो विभाजनकारी पॉलिसीज थी उन्होंने पूरे देश को भी काटने का काम किया था। तो ये सारी बातें भी यहां पर बताई थी। इसके अलावा बंगाल के अंदर क्या हुआ था, इनकी जो पॉलिसीज थी वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर इन्होंने ब्रिटेन के अंदर क्या करा था, जरूरत नहीं थी उसके लिए, उसके बावजूद भी कई सारा अनाज इंडिया से इन्होंने वहां पर एक्सपोर्ट करवा दिया था, है ना। तो उस वजह से इंडिया के अंदर खाने की बहुत ज्यादा कमी हो गई थी, और उस कमी की वजह से कई सारे लोग भूख से मर गए थे, जिसे हम
ग्रेट बंगाल फेमाइन के नाम से जाना जाता है, और इसमें कई सारे लगभग 3 मिलियन लोगों की जान गई थी, यानी कि लगभग 30 लाख लोगों को इसने मार दिया था। तो इस तरीके से इन्होंने एक्सप्लॉइट किया था। ये सारी बातें इस रिपोर्ट में बताई गई है। साथ में जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जैसी संस्थाएं, जो ग्लोबल आपकी संस्थाएं हैं, उनके रोल को लेकर भी इन्होंने काफी क्वेश्चन उठाए, काफी सवाल खड़े किए हैं, और बताया है कि ऐसी जो संस्थाएं हैं, इनका काम जो बड़े बड़े रईस देश हैं उनको फायदा पहुंचाना होता है। ये ऐसी पॉलिसीज बनाते हैं जिसका मकसद होता है अमीर देशों को फायदा होना, गरीब देशों से इनको कोई मतलब नहीं है। और इसका बेस्ट एग्जांपल दिया है इन्होंने कि कोविड-19 के टाइम पर जब पेंडेमिक आया था, तो कई सारी देश क्या करते अपने आप में आपस में सहयोग करने के लिए तैयार थे और कोशिश कर रहे थे कि अगर कोई वैक्सीन बना लेता है तो उसको पूरी दुनिया के साथ, ह्यूमैनिटी के साथ बांटना चाहिए। इंडिया ने भी इसका सपोर्ट किया था और साउथ अफ्रीका ने भी ये बात को उठाया था। लेकिन जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, इनकी कोशिश ये थी कि हम एक ड्रग बना लेते हैं और फिर बाद में दुनिया को एक्सप्लॉइट करेंगे, उसको महंगे दामों पर हम बेचने की कोशिश करेंगे। लेकिन इनका ये प्लान सफल नहीं हुआ, क्योंकि इंडिया और कई सारे देशों के द्वारा टाइम पर वैक्सीन बना ली गई थी। उसके अलावा कई सारे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, खासकर जो यूरोप और अमेरिका के अंदर बेस्ड हैं, उनका काम होता है कि अपनी पॉलिसीज के थ्रू वो भारत जैसे देशों को क्या करें, एक्सप्लॉइट करें, और उनको अपने हिसाब से पॉलिसी बनाने में क्या करें, उनको मजबूर करें। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल 1991 के आसपास जब इकोनॉमिक क्राइसिस आया था इंडिया में, तब इनके द्वारा ऐसा ही किया गया था, और इससे वहां पर प्राइवेटाइजेशन और कई सारी ऐसी चीजें होती है जिसका फायदा इनडायरेक्टली या डायरेक्टली जो अमीर देश है उनको होता है। तो ये सारी क्या थी, इंपॉर्टेंट बातें थी। इसके अलावा इन्होंने ये भी बताया था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का टाइम पीरियड था, उसमें मिलिट्री एक्सपेंडिचर पर बहुत ज्यादा फोकस किया गया था, और पूरे इंडिया का जो टोटल एक्सपेंडिचर था उसका लगभग 75% मिलिट्री के ऊपर खर्च होता था, जबकि पब्लिक वर्क्स जो होते हैं, जो पब्लिक की जरूरतों के लिए जो काम होते हैं, वो मात्र 30% के आसपास था। इसके अलावा साथ में ये भी बात बताई कि जो इरिगेशन सिस्टम था या फिर जो बेसिक एमिनिटीज थी किसी भी देश के अंदर, उस पर फोकस नहीं किया गया, जैसे सिंचाई पर ध्यान नहीं दिया गया। साथ में जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी उसको बढ़ाने की कोई भी बात नहीं कही गई, और साथ में जो फेमाइंस होते हैं या फिर ड्रॉट्स हमारे देश के अंदर आते हैं, उनको कम करने के लिए स्ट्रक्चरल तरीके से कोई भी पॉलिसी नहीं बनाई गई। ये सारी बातें इस रिपोर्ट के अंदर हाईलाइट की गई है। मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। आप इसको अपने इंटरव्यूज में, अपने मेंस एग्जाम में कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और एज एन इंडियन आपको आइडिया होना चाहिए कि अंग्रेजों ने किस तरह हमारे देश को लूटा, और अब उसको धीरे धीरे दुनिया के द्वारा एक्सेप्ट भी किया जा रहा है। अभी तक अंग्रेजों ने इसके लिए ठीक से माफी भी नहीं मांगी ऑफिशियली। तो आपको क्या लगता है, क्या अंग्रेजों को ऑफिशियल माफी मांगना चाहिए इंडिया से या फिर नहीं मांगना चाहिए? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? ये डिस्कशन आपको कैसा लगा, इस बारे में जरूर अपनी राय बताइएगा। अब आपसे क्वेश्चन है, इन विच सिटी इज द इंडिया मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? कहां पर हुआ था? मुंबई, न्यू दिल्ली, वाराणसी या फिर जयपुर? कमेंट में आप इसका आंसर जरूर बताइएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट डिस्कशन में। तब तक अपना ध्यान रखिए, लगातार अच्छे से रिवीजन करते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।